हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। BBS 3 आज का टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल का तीसरा वीडियो। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज का पॉइंट उसी के कंटिन्यूएशन में है, कटिंग लेंथ ऑफ लिंक ऑब्लिक स्टिरप्स एटसेट्रा, यानी लिंक या स्टिरप्स आदि के की जो है कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। तो आईएस कोड 2502/1963 की टेबल 8th एंड टेबल 9th, इन दोनों में से जो मुख्य सेक्शंस हैं उनको हमने यहाँ पर इसमें कलेक्ट किया है। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी हमको मुख्यतः आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ये सबसे पहले एक वर्टिकल स्टिरप्स का हम केस कंसीडर करते हैं। ये वर्टिकल स्टिरप्स का व्यू दर्शाया हुआ है। इसमें सिरे पर 135 डिग्री का हुक लगा हुआ है, या इसको बेंड कह सकते हैं। इसके जो डायमेंशन, पहले कॉलम में डायमेंशंस दर्शाए गए हैं और दूसरे कॉलम में कटिंग लेंथ है और तीसरे में स्केच। तो इसके जो डायमेंशन को समझ लें। इसमें ए जो दिखाया है वर्टिकल हाइट दिखाई गई है, वर्टिकल जो इसकी साइड होती है, लेकिन इसकी जो वर्टिकल लेग है स्टिरप्स की, वर्टिकल लेग के इंटरनल डायमेंशन है यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये कैपिटल ए से दर्शाई गई है और हॉरिजॉन्टल लेग जो है इसकी लंबाई जो दर्शाई गई है वो इंटरनल डायमेंशन दर्शाई गई है, उसको ई लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ई जो है हमारा ये इंटरनल डायमेंशन है वर्टिकल लेग के भीतरी सिरे से, और इस वर्टिकल लेग के भीतरी सिरे तक की जो दूरी है क्षैतिज, इसको ई रिप्रेजेंट लिखा गया है। और हॉरिजॉन्टल लेग के लोअर फेस से और इस हॉरिजॉन्टल लेग जो बॉटम का हॉरिजॉन्टल लेग है इसके टॉप से तक की दूरी जो है ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पर जो बेंड दिए गए हैं वो आर रेडियस का कर्वेचर दिया गया है, जैसा कि सभी जगह दिया जाता है कि कोई भी 90 डिग्री करेक्ट बेंड नहीं होता है। यहाँ पर बेंड दे करके ही तो इसकी रेडियस आर रखी जाती है और इसे आर की वैल्यू के टाइम्स डाया यानी के डी के ही बराबर होती है, जैसा कि हुक के केस में बताया गया है। ये वही आर है यहाँ पर, जब तक कि स्पष्ट रूप से लिखा ना हो। अगर इसके अलावा कोई दूसरा रेडियस रखी गई है तो फिर यहाँ पर आर की वैल्यू स्पेसिफाई की जानी चाहिए, यानी बताई जानी चाहिए। तो इन डायमेंशंस के साथ हम जो कटिंग लेंथ के लिए आईएस कोड ने फार्मूला दिया है उसको देख लें। 2a + e यानी a + a + e + e 2, यानी 2 साइड ये हॉरिजॉन्टल हो गई, 2 वर्टिकल हो गई, इसीलिए a + e का डबल हो गया। तो 2 × a + e, एक तो ये लिखा जाएगा और इसके बाद 24 डाया ऑफ बार्स के बराबर इसमें और जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए ये हमारा जो 135 डिग्री के बेंड दिया हुआ है यहाँ पर दोनों सिरों पर, इसी के लिए ये 24 डाया इसमें जोड़ना पड़ता है। यानी प्रत्येक सिरे पर जो है 12 डाया और एक इस सिरे पर बेंड है, एक इस सिरे पर बेंड है, चलिए 12 डाया का डबल कर दिया गया है, तो ये 24 डाया इसलिए लिखा हुआ। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। इसका स्केच हम सिर्फ 1 लाइन डायग्राम से बना देंगे, इसको डायरेक्ट ए लिख देंगे, ई लिख देंगे, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। यहाँ पर देखिए एक दूसरा स्टिरप्स दर्शाया गया है। इसमें इस सिरे पर 90 डिग्री ये 135 डिग्री के बेंड नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 90 डिग्री का बेंड बनाया गया है। यानी ये छड़ यहाँ से यहाँ तक जाती है और ये छड़ यहाँ से यहाँ तक आ रही है। क्योंकि इसमें एक छड़ इधर से आ रही तो दूसरी छड़ इसके नीचे होगी, तो एक ही छड़ हमको यहाँ पर दिखाई देगी। इसका स्केच अगर हम यहाँ पर देखें तो स्केच पे ये बात स्पष्ट कर दी जाती है कि जब ये हमारी लोअर ये वर्टिकल लेग जो जाती है ये इस तरह 90 डिग्री बेंड यहाँ लगा दिया जाता है और इस हॉरिजॉन्टल लेग में ये इस तरह से 90 डिग्री का बेंड लगा के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। तो इसी तरह से ये 90 डिग्री बेंड यहाँ पर लगा हुआ है। 90 डिग्री बेंड के केस में बाकी ए और ई हमारे वही इंटरनल डायमेंशन है। तो इसका कटिंग लेंथ का जो फार्मूला होगा वो 2 × a + e, यानी a + e का
दो गुना, क्योंकि 2A है और 2E है, तो 2A प्लस E ये हो गया, प्लस इसमें जो हमारा 90 डिग्री बेंड के लिए एक्स्ट्रा लेंथ इसमें लग रही है वो 20 डाया के बराबर लग रही है, यानी प्रत्येक 90 डिग्री बेंड के लिए 10 डाया। तो ये दो 90 डिग्री बेंड हैं, एक इस सिरे पर एक इस सिरे पर, इसलिए ये हमारा 20 डाया हो गया। तो ये 2 इंटू ए प्लस ई प्लस 20 डाया, इसका ये फार्मूला है और ये इसका स्केच बना हुआ है। अगला केस देखिए, यहाँ पर इसमें एक केवल हॉरिजेंटल लेग जो है स्टेरप्स की है, वर्टिकल लेग दो हैं और इसके इसी सिरे पर यहाँ हुक लगा दिया गया, इसका इसी सिरे पर यहाँ हुक लगा दिया गया। ये हमारा हॉरिजेंटली आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का कहीं पर भी स्टेरप्स प्रोवाइड किया गया है तो इसकी जो कटिंग लेंथ की लंबाई की गणना हम करेंगे। तो ये हमारे वही ए और ई हमारे इंटरनल डायमेंशन के साथ है और इसमें 2A यानी ए भुजा ये है, ए भुजा ये है, तो ये तो 2A हो जाएगा और ई हमारा एक ही भुजा है यहाँ पर, इसलिए एक ई जो है एक बार जोड़ा जाएगा। तो इसका फार्मूला लिखा जाएगा 2A प्लस ई और प्लस ये हुक के लिए, प्रत्येक हुक के लिए 14 डाया यहाँ पर कोऑर्डिनेट सजेस्ट किया है, तो 14 डाया का डबल 28 डाया हो गया हमारा। तो 14 डाया इसके लिए, 14 डाया इसके लिए, इस तरह से 28 डाया जो है इसमें ऐड करके टोटल बार की जो है कटिंग लेंथ जो है हम इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ इसका स्केच बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, अगर स्टेप हमारा इस तरह का बनाया गया हो कि इस सिरे पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की बनावट क्या है, ये सेमी सर्कुलर शेप में इसको बेंड किया गया है। ये लेग हमारी हॉरिजेंटल नहीं है बल्कि सर्कुलर शेप में रखी गई है, केवल वर्टिकल लेग हमारी ये स्ट्रेट है, वर्टिकल लेग ये भी स्ट्रेट है। इसका ये सिरा भी हमारा सेमी सर्किल में मोड़ा गया है और ये सेमी सर्किल में मोड़ा गया है। जब ये सेमी सर्किल में मोड़ा गया तो इस सेमी सर्किल का यहाँ से यहाँ तक ये डाया कहलाएगा, इसलिए दोनों लेग के बीच की इंटरनल डिस्टेंस कैपिटल डी से रिप्रेजेंट की गई है। तो ये कैपिटल डी जो है दोनों भुजाओं के बीच की आंतरिक दूरी है, इंटरनल डिस्टेंस है और ये हमारे इसके डाया के भी बराबर है सेमी सर्किल के। तो इस तरह से केवल ए जो है हमारा उसी तरह से इसका इंटरनल कहाँ कंसीडर किया जाएगा, यहाँ से नहीं। देखें ये जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का जो इनर पॉइंट है यहाँ से एक कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ये सेमी सर्कल का इनर फेस जो है यहाँ से एक कंसीडर करेंगे हम। तो ए ये हो गया, डी हमारा ये इनर हो गया। तो इस केस में जो फार्मूला, अच्छा दूसरा एक केस क्या है, यहाँ पर किस तरह से मोड़ा गया, इस तरह से देखिए बार को यूं मोड़ा गया है, ये बनाया गया हो और इस तरह से यूं ला करके यूं बना दिया गया है, यानी 135 डिग्री पर इनको इस तरह से ला करके बेंड कर, ये बल्कि 135 डिग्री नहीं बल्कि ये 180 डिग्री से भी ऊपर का हो गया, क्योंकि ये भुजा इधर को जा रही थी और ये सेमी सर्किल में जा करके फिर यूं मोड़ दिया गया और ये इस तरह से मोड़ दिया गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अंदर को नहीं मोड़ करके इसी छड़ के ऊपर मोड़ते हैं, इसको ले जाकर के यहाँ तक ले आए और इसको ले जाकर यहाँ तक ले आए। तो इस तरह से मोड़ा गया हो अथवा इस तरह से मोड़ा गया हो, दोनों के केस में फार्मूला एक ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों फिगर बनाए गए हैं। इस तरह का बेंड लगाया गया हो अथवा इस तरह का बेंड लगाया गया हो। इस केस पर जो फार्मूला है हमारा 2A प्लस 3D, ए और ए ये तो दो साइड्स हो गई, 2A यहाँ लिखा जाएगा और ये डी जो होता है इंटरनल डायमेंशन, इसका 3 गुना लिखा जाएगा 3D और प्लस ये जो हुक यहाँ पर लगाए गए इनके लिए 22D लिखा जाता है। तो ये कोड की रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर इस केस में 20D लिया जाए, इस केस में भी 22D लिया जाए। तो ये 22D है, 22D। तो ये 22D यानी 22D के बराबर जो है अतिरिक्त जो है लंबाई और जोड़ लेते हैं भुजाओं के अलावा। भुजाओं में एक तो ये ए का 2 गुना लिखा जाता है और बीच में जो ये हमारा डाया है इंटरनल डाया, इसका डाया का 3 गुना लिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग लेंथ इस फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट की जाती है। ये इसका सिंपली स्केच बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इस फिगर में कैसे है, ये छड़ ला करके ऐसे यहाँ तक मोड़ दी गई है और ये छड़ ला करके यहाँ अंदर तक मोड़ दी गई है। इसके बाद एक केस और है यहाँ पर स्पाइरल बार। अगर हम कॉलम में आपने देखे होंगे लिंक भी डाले जाते हैं और स्पाइरल रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो स्पाइरल रिइंफोर्समेंट हम जब प्रोवाइड करेंगे छल्ले के रूप में लपेटते हुए, तो यहाँ पर देखिए स्पाइरल को ये दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पिच दर्शाई हुई है स्पाइरल की, ये इतनी पिच है इसकी। और पिच के बाद इसको जो कॉलम का जो डाया है, जिस जगह पर स्पाइरल बार को प्रोवाइड किया गया है, स्पाइरल बार का इंटरनल डायमेंशन
को नापने पर जो डाया प्राप्त होता है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी स्पाइरल बार का इंटरनल डाया ये कैपिटल डी हो गया और छड़ का अपना व्यास जो है ये स्मॉल डी हो गया। तो ये हमारे अगर डायमेंशन है तो इस केस में अब हम स्पाइरल में क्या करते हैं, स्पाइरल में नंबर ऑफ टर्न की काउंट कर लेते हैं कि कितने टर्न हैं। जैसे एक ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, ऐसे दूसरा फिर तीसरा, जितने भी कंप्लीट राउंड है वो पूरा कर लेते हैं। और इसकी कटिंग लेंथ की जो गणना हम इस फार्मूले से कर लेते हैं, एन पाई डी प्लस डी। यहाँ पर देखिए ये जो डी लिखा गया है ये तो इंटरनल डायमेंशन है और ये डी और जोड़ दिया गया डी प्लस डी। अब ये डी जो जोड़ा गया है, क्यों जोड़ा गया, हाफ डी इधर से जोड़ दीजिए, हाफ डी इधर से जोड़ दीजिए, तो ये इसका बार के सेंटर तक का डाया हो गया। तो बार के सेंटर तक का डाया कितना हुआ, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, क्योंकि हाफ डी इधर और हाफ डी इधर, तो ये हमारा एक स्मॉल डी जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्पाइरल बार है, स्पाइरल बार के सेंटर टू सेंटर ये डायमीटर हो गया। और पाई डी का हमने फार्मूला लगा दिया, तो पाई डी से हमारी पेरीमीटर ज्ञात होती है। तो ये एक पेरीमीटर ज्ञात हो गई। इस तरह से नंबर ऑफ टर्न का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो स्पाइरल की पूरी लंबाई ज्ञात हो गई। इसके अलावा एक्स्ट्रा जरा देखिए, इसका जो सिरा है इसे अंदर को मुड़ दिया जाता है और ये 4 डाया के बराबर रखा जाता है। एक सिरा इस सिरे पर होगा, एक दूसरे सिरे पर होगा, तो दोनों सिरों पर ये हमारा अंदर को मुड़ा हुआ हिस्सा होगा। इसीलिए इसको लिए 8 डाया अतिरिक्त लंबाई और इसमें जोड़ दी जाती है। तो इस तरह से एन पाई इंटू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी प्लस 8 डाया, इस तरह से कटिंग लेंथ की गणना हम कर लेते हैं और इसका स्केच बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो था हमारा स्पाइरल, स्टीरअप्स और लिंक आदि के कटिंग लेंथ के कुछ फार्मूले। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। टेबल एक्स क्लास 4.1 क्रिटिकल रेडियस, ये क्या है। नॉमिनल साइज ऑफ द बार्स 3, 6 इसमें दिए हैं और ये क्रिटिकल रेडियस। अच्छा, ये क्रिटिकल रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्रिटिकल रेडियस के लिए आप पहले समझ लें, यहाँ पर जो नॉमिनल डाया ऑफ बार ये तो मिलीमीटर में दिया है और ये क्रिटिकल रेडियस एम में दी है और ये टेबल एक्स है, यानी टेबल एक्स का मतलब 10वीं टेबल, 10th टेबल है। तो ये जो क्रिटिकल रेडियस है ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर देखिए आप जिससे बड़ा कॉलम बना रहे हैं, इसका स्टेरअप्स हमको ऐसे डालना होगा, इसका स्टेरअप्स ऐसे प्रोवाइड करेंगे हम। तो ये कर्वेचर में जो स्टेरअप होगा इसको हमें बेंड करना पड़ेगा। तो ये हम बड़ा कर्वेचर है जो इसका रेडियस नाप के देखते हैं कि इसका रेडियस कितना है। इसका जो रेडियस है ये, इसके लिए यहाँ पर एक सीमा निर्धारित की गई है कि इतना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 मिलीमीटर की छड़ का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, तो 10 मिलीमीटर की छड़ के लिए 3.5 मीटर है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ कहने का मतलब है कि अगर रेडियस 3.5 मीटर तक के वक्र में छड़ को मोड़ना है, 10 मिलीमीटर की छड़ को, तब तक तो इसको हमको मैकेनिकली छड़ को मोड़ना पड़ेगा, इसको इसी शेप में मोड़ करके लाना पड़ता है। लेकिन अगर डाया हमारा इससे ज़्यादा हो जाए, जैसे कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ऐसे आ रहा, इस तरह से गोलाई में ही बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, सपोज आरसीसी का बनना है और इसके इस सिरे पर छड़ डालनी है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पोर्शन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये स्ट्रेट पोर्शन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कर्वेचर हुआ। और इस कर्वेचर का रेडियस हमने ये पाया, 10 मिलीमीटर की छड़ को ही हमें जूम करके चल रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर ये रेडियस हमारा 3.5 मीटर से ज़्यादा है, तब कोड ये सजेस्ट करता है कि तब इस छड़ को यहाँ पर बेंड करने की आवश्यकता नहीं होती। छड़ को बेंड करने की जरूरत नहीं, पहले से आप सीधी छड़ को लाइए यहाँ पर और इसको ऐसे हाथ से मोड़ करके यहाँ बांध दीजिए, इसको बाइंडिंग वायर से, किसी जो भी दूसरे लिंक आ रहा हो जिससे जोड़ना गया हो, क्योंकि दूसरी छड़ भी इधर से डाल रहे होंगे, तो यहाँ लिंक डाल रहे होंगे, तो लिंक से इसको कनेक्ट कर दीजिए बिना अलग से मोड़े हुए। इसको साइड पर ही, फील्ड पर ही, प्लेसिंग के टाइम पर ही हम सीधे छड़ को ऐसे तिरछा करके जो है बेंड कर देते हैं।
तो इसको पहले से छड़ को नहीं मोड़ना पड़ता है इससे ज्यादा व्यास के, लेकिन इसके इतने व्यास तक की छड़ों इस व्यास से यानी इस रेडियस से कम रेडियस के जितने कर्वेचर हैं वो पहले से मोड़ने पड़ेंगे। वो मैं किसी भी मशीन से मोड़ने पड़ेंगे या हैमरिंग से मोड़ने पड़ेंगे, वो आपके पास जो व्यवस्था हो उसके द्वारा मोड़ा जाएगा। लेकिन ये हमको कतई सरिया को मोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सीधी छड़ लीजिए और इसको हाथ से ऐसे मोड़ दीजिए कर्वेचर में, तो ये सीधे सीधे ऐसे आ जाएगी। तो ये केवल बाई हैंड ही हमारे इस कर्वेचर में मुड़ जाएगी। और इसमें इतना ऐसे मोड़ करके यहाँ वायर से बाइंडिंग वायर से बांध करके इसको फिक्स कर दीजिए और प्लेस करके कंक्रीट डाल दीजिए। तो इस तालिका का जो मतलब है वो ये है कि ये जो क्रिटिकल रेडियस दिए गए हैं, ये क्रिटिकल रेडियस वो रेडियस है कि इससे ज़्यादा रेडियस होने पर छड़ को पहले से मोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि छड़ को फील्ड पर प्लेसिंग के समय ही उसको बार को बेंड करके सीधे बांध दिया जाता है और कंक्रीटिंग कर दी जाती है। तो ये क्रिटिकल रेडियस कहलाते हैं। इसका फिजिकली डायरेक्ट यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी हमको किसी न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में, ये एक्चुअली फील्ड का वर्क है। फील्ड में अगर ऐसी कहीं आवश्यकता है तब इसका अनुपालन करना पड़ता है कि हमको कर्वेचर देना है तो उसमें क्या करना होगा, ये उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद स्पेसर बार का देखिए। स्पेसर बार के बारे में सुना होगा। जैसे हमारी बीम होती है, बीम में जब स्टील की मात्रा ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ बार्स काफ़ी अधिक आ जाते हैं और उनके बीच में पर्याप्त गैप बनाए रखने के लिए छड़ को 2 लेयर में डालना पड़ता है। तो छड़ को मान लीजिए 2 लेयर में डाला गया है, तो दोनों लेयर के बीच में जो है एक निश्चित अंतराल बना रहे, उसके लिए एक स्पेसर बार जो है डाल दी जाती है। तो ये स्पेसर बार है जो कि यहाँ पर डाली हुई गई है। इसके नीचे एक मेन बार्स की लेयर है और एक ऊपर इसके मेन बार्स की लेयर है। इस छड़ की जो लंबाई की गणना कैसे करते हैं, इस छड़ का जो सिरा जो है इसके बाहर यही कवर जो होता है ना, क्लियर कवर या नॉमिनल कवर बोलते हैं आज के संदर्भ में। तो ये नॉमिनल कवर हो गया या क्लियर कवर हो गया, ये भी क्लियर कवर हो गया। इधर छड़ हमारे जो बीम है, बीम की चौड़ाई हमको मालूम होगी, तो बीम की चौड़ाई में से 2 क्लियर कवर घटा दीजिए। क्लियर कवर का 2 गुना, एक इधर से और एक इधर से, तो ये स्पेसर बार की लंबाई हमको ज्ञात हो जाती है। क्लियर कवर के स्थान पर हम आजकल जो नए कोड के अनुसार जो है क्लियर कवर का कंसेप्ट अब खत्म हो गया है, या इस शब्द के स्थान पर अब इसको नॉमिनल कवर का नाम दिया गया है। हम नॉमिनल कवर इसको कह सकते हैं। तो 2 गुणे नॉमिनल कवर जो है यहाँ से घटा दिया जाता है। इसके बाद स्पेसिंग ऑफ स्पेसर बार। स्पेसिंग बार कितने अंतराल पर डाली जाती है, क्योंकि बीम की लंबाई काफ़ी होती है और इसमें एक स्पेसर बार यहाँ पड़ी हुई है, तो इसकी लंबाई की दिशा में ये 1 मीटर के अंतराल पर डाली जाती है। सेंटर टू सेंटर 1 मीटर, सेंटर टू सेंटर के उस पर इंटरवल पर स्पेसिंग पर जो है ये स्पेसर बार प्रोवाइड किए जाते हैं और इसी के आधार पर हम इनकी संख्या की गणना कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्पेसर बार्स की जब गणना करते हैं तो ये मान लीजिए मेन बार्स हमारी, ये यहां से यहां तक मेन बार है और यहां बीच में ये स्पेसर बार डाल रहे हैं। तो स्पेसर बार्स, अच्छा मेन बार्स अब यहां मान लीजिए 5 मीटर है, मेन बार की लंबाई 5 मीटर है। तो 1 मीटर के इंटरवल पर चूंकि ये डाले जा रहे हैं स्पेसर, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो ये 1 1 1 1 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बार्स हो गए। यानी अगर 5 मीटर लंबी छड़ है तो 5 + 1 इसका जो है स्पेसर बार की संख्या, यानी एक एक्स्ट्रा, क्योंकि एक इस कॉर्नर पर लगाना पड़ेगा, एक इस कॉर्नर पर लगाना पड़ेगा, इसलिए जितने मीटर लंबी छड़ हो उसमें एक जोड़ते हुए हम स्पेसर बार की संख्या की गणना कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्पेसर बार्स की लंबाई की गणना कैसे की जाएगी। स्पेसर बार का अंतराल 1 मीटर रखा जाता है और नंबर ऑफ स्पेसर बार्स कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ मेन बार्स इन मीटर, इसको मीटर में ही रखना होगा, +1। तो इस तरीके से ये हम स्पेसर बार के बारे में निकालते हैं। और एट लास्ट हम परमिसिबल बेंडिंग एंड कटिंग टॉलरेंस क्लास 5.1 के अनुसार इसी कोड में उल्लेख किया गया है कि कटिंग लेंथ में टॉलरेंस कितनी ली जाती है।
इसकी टॉलरेंस के बारे में देखें, इस एक टेबल यहाँ पर दी गई है, इसमें उल्लेख है। पहले डायमेंशंस इस कॉलम में है, यहाँ टॉलरेंस दी गई है, यहाँ टाइप्स ऑफ बार्स दिया गया है। तो पहला है बेंटअप बार्स के लिए। बेंटअप बार्स के लिए जो डायमेंशंस दिए गए हैं, ओवर और यहाँ पर लिमिट है अप टू एंड इंक्लूडिंग, ये दोनों सेंटीमीटर में है ये दूरियां। यहाँ पर टॉलरेंस जो दी गई है ये मिलीमीटर में दी गई है। ये टॉलरेंस प्लस की है और ये टॉलरेंस माइनस की। प्लस का मतलब इतना अधिक रखा जा सकता है और माइनस का मतलब इतना कम हो सकता है। तो दोनों की लिमिट अलग अलग दी गई है। अगर बेंटअप बार की लंबाई 0 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में है तो 3 मिलीमीटर तक अधिक इसकी लंबाई ली जा सकती है और 5 मिलीमीटर तक कम ली जा सकती है। ऐसे ही जिस बेंटअप बार की लंबाई 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और 150 सेंटीमीटर से कम हो, उसकी प्लस में 5 और माइनस में 10 टॉलरेंस होती है। जिसकी लंबाई 150 और 250 के बीच में हो, उसकी प्लस में 6 और माइनस में 15 टॉलरेंस होती है। जिसकी लंबाई 250 से अधिक और कितनी भी अधिक हो, अपर लिमिट नहीं दी गई है, उसकी प्लस में 7 और माइनस में 25, यानी प्लस में केवल 7 मिलीमीटर ज़्यादा ही हम ले सकते हैं, लेकिन माइनस में 25 मिलीमीटर तक कम लिया जा सकता है। ये टॉलरेंस दी गई है बेंटअप बार के केस में। और इसके बाद है स्ट्रेट बार के केस में, आल लंबाई, किसी भी लंबाई की छड़ हो, स्ट्रेट बार डाली गई हो तो उसकी प्लस और माइनस दोनों में 25 मिलीमीटर टॉलरेंस ली जा सकती है, यानी 25 मिलीमीटर अधिक या 25 मिलीमीटर कम। तो इस तरह से ये टॉलरेंस के बारे में हो गया। तो आईएस कोड 2502 1963 जो कि कटिंग लेंथ ऑफ बार्स के बारे में डिस्कस करता है, उसके प्रावधानों का उल्लेख अभी पिछले वीडियो में, पिछले दोनों वीडियो में और आज की वीडियो में लगभग हो चुका है। तो इस तरह से कोड के जो मुख्य बिंदु थे उनका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूं। अगले वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल लेकर के एक बीबीएस अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो टिल देन गाइस, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।